नमस्कार, मैं महेश कुंतल आज आपके सामने जेंडर विद्यालय समाज बीएड सेकेंड ईयर विषय के साथ। देखिए, कल जो हमने इसके संबंध में जो चर्चा की थी वो महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में जो संविधान में वर्णित किए गए हैं उनके बारे में विस्तार से हमने जाना था। जैसे प्राचीन काल से अगर हम देखें, प्राचीन काल से और वर्तमान काल तक महिलाएं विभिन्न रूप से किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में शोषण का शिकार होती रही हैं, चाहे तो आर्थिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो या फिर सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सभी पक्षों से संबंधित महिलाओं को शोषण का शिकार होते हुए देखा गया है। अगर महिलाओं की स्थिति के बारे में अगर हम जानें तो सबसे बेहतर तरीके से हम पूर्व वैदिक काल में हम इनके संस्कृति को जान सकते हैं। उसके बाद निरंतर इनको शोषण का शिकार किया गया है। इसलिए अतः आधुनिक काल में जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस काल में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त करने के लिए समान अनुच्छेदों का वर्णन किया गया। उनके हितों के लिए, उनकी दशा को सुधारने के लिए अनेक प्रकार के कानूनी प्रावधान भी बनाए गए और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों में उनका वर्णन किया गया और आर्थिक रूप से एवं सजा के रूप में भी उनका प्रावधान किया गया है, जो कि हमने उसका पूर्ण रूप से वर्णन कल जाना था। अब इसके बारे में हम समय समय पर अनेक प्रकार की महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी स्थिति का जायजा करने के लिए समय समय पर अनेक समिति एवं रिपोर्ट भी सौंपी गई हैं। उनके आधार पर महिलाओं को उनकी दशा सुधारने के लिए अनेक प्रकार की समितियों के द्वारा इसका सिफारिश भी की गई है। तो उनके बारे में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, उन्हीं के जो आयोग समिति, उनकी रिपोर्टों के बारे में जानेंगे और उनके जो नीतिगत प्रयास रहे हैं उन प्रयासों का विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। तो देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात अनेक शिक्षा आयोगों ने बालिका शिक्षा को व उनके समाज में सम्मानित स्थान दिलाने हेतु समर्थन किया है। 4 नवंबर 1948 को राधाकृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की गई। आयोग ने पढ़ी लिखी माता घर की भाग्य विधाता, अतः एक आदर्श वाक्य बनाया। कौन सा वाक्य था? पढ़ी लिखी माता घर की भाग्य विधाता के आदर्श वाक्य को स्वीकार करते हुए स्त्री शिक्षा के विकास कार्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य बताया। भारत सरकार ने महिला शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम भी चलाए हैं। अतः इन्होंने सर्वप्रथम जो महिलाओं के अगर उत्थान की बात किया जाए तो सर्वप्रथम राधाकृष्णन आयोग, जो कि उनके उस आयोग के अध्यक्ष थे, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सर्वप्रथम महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रयास किया। उस प्रयास में सबसे पहले जो उनका आदर्श ध्येय वाक्य था वो था पढ़ी लिखी माता घर की भाग्य विधाता के आधार पर उन्होंने महिलाओं की स्थिति के बारे में जाना और उनके विकास से संबंधित अनेक बिंदु सरकार को सिफारिश के तौर पर सौंपे। अतः इसके बाद अनेक प्रकार से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए। जैसे उन कार्यक्रमों को मैं क्रमबद्ध से बोल रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से सुनिए। जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बनाए? 1952-53 में। उसके बाद राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958-59, हंसा मेहता समिति 1964-65। ये सभी महिलाओं से संबंधित समितियों के बता रहा हूँ मैं आपको, जो समितियाँ, नीतियाँ, योजनाएं, उनको
फुलरेणु महासमिति 1974, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जनार्दन रेड्डी समिति 1992, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 1997, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति 2003, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2004, महिला समाख्या कार्यक्रम, इसके बाद शेष आवासीय विद्यालय योजना 2005-06, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2005-06, इकलौती कन्या छात्रवृत्ति योजना 2006 से 8, बराबरी की ओर 1974, महिलाओं हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना 1988 से 2000, श्रम शक्ति रिपोर्ट 1988, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार 2009। ये प्रमुख हमारी क्या थी, योजना एवं नीति थी, जिन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत प्रयास किए। अब इनको हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि कौन कौन सी आयोग ने किस किस प्रकार से महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से सिफारिश की है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। कब बनाया ये, मैंने अभी आपको बताया, इसमें 1948-49 की संतुतियाँ। यह विश्व निरंतर गतिमान रहता है, इस कारण से स्त्रियों के कार्यक्षेत्र में प्रगतिशीलता है। इस आयोग के द्वारा अब वह समय नहीं रहा जब स्त्रियों को घर की चारदीवारी में बंद रखा जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इस संबंध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। अतः अगर हम वर्तमान समय को अगर देखें तो वर्तमान समय हमारा उस तरीके का नहीं है जो कि पहले कुछ समय पहले हमारा समाज था, जिसमें स्त्रियों को केवल चार दीवारी के अंदर ही बंद रखा जाता था, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था और कोई भी धार्मिक या फिर सामाजिक कार्य हैं उनको उन सभी चीज़ों से वंचित रखा जाता था। लेकिन आज वर्तमान समय में स्त्रियों को पूर्ण समानता के अधिकार के तहत उनको सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। अतः इस संबंध में सिफारिश करते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि घर की देखभाल करना स्त्री का मुख्य कार्य है और आगे भी रहेगा, फिर भी उनका संबंध सीमित नहीं रहना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों के कारण वह व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों की ऐसी रूपरेखा बनाए जो उनका जीवन सफल बनाने में सहायक हो। एक शिक्षक ने लिखा है कि स्त्री शिक्षा तो एक घटना मात्र थी, इसके लिए किसी ने योजना नहीं बनाई थी। आया समझ में? ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा स्त्रियों के संबंध में बोला गया है। तो इस विषय में इस आयोग ने निम्न प्रकार से संतुतियाँ अपनी प्रकट की हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि स्त्रियों को उनकी शिक्षा की वास्तविक अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए उचित शिक्षा निर्देशन का कार्य योग्य व्यक्ति करें, जिससे वे पुरुषों का अनुसरण ना करें, अर्थात वे आत्मनिर्भर बन सकें, अपने कार्य को स्वयं करके में समर्थ हो सकें, बल्कि पुरुषों की भांति अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपना ध्येय बनाएं। अर्थात जिस प्रकार से पुरुष अपनी शिक्षा स्वयं ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से महिलाओं को भी इस प्रकार से काबिल बनाया जाना चाहिए कि वे अपनी आवश्यकता से संबंधित सभी कार्यों को स्वयं करने में समर्थ हो सकें और अपना एक कोई न
किसी न किसी प्रकार का लक्ष्य निर्धारित करें, कोई ध्येय बनाएं जिसे प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रयासरत रहें। स्त्रियों और पुरुषों में कुछ समानता होनी चाहिए, परंतु वह एक सी ना हो जैसे कि आज है। अब देखिए, दोनों कार्य करने में उनमें समानता होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी समानता नहीं होनी चाहिए कि दोनों में जो आज जैसी स्थिति है उनमें कुछ ना कुछ अंतर होना भी जरूरी है, और एक दूसरे को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। हाँ, देखिए आगे, किसी भी स्थिति में स्त्री शिक्षा में कमी ना रह जाए, बल्कि इसे बढ़ावा दिया जाए। अब हम कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना करें जिससे कि स्त्री शिक्षा में कोई कमी रह जाए, और हमेशा उसे बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद, वह कॉलेज जहाँ से शिक्षा में पुरुषों की इस बात का दबाव डाला जाए कि वे शालीनता रखें और सामाजिक जिम्मेदारी का अनुभव करें, अर्थात कॉलेज का वातावरण इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए, जो शिक्षा से संबंधित कॉलेज हैं उनको इस प्रकार का दबाव डाला जाना चाहिए कि अपनी शालीनता में रहकर अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निर्वहन करें। शिक्षा निर्देशन कार्य इस प्रकार से किया जाए ताकि लड़कियां गृह विज्ञान के अध्ययन के प्रति उदासीन ना रहें। कई बार हम क्या देखते हैं कि जब सब्जेक्ट का डिवाइडेशन किया जाता है तो लड़कियों के जो सब्जेक्ट हैं जैसे गृह विज्ञान है, ड्राइंग है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते समय उनके सामने ऐसा शो कर दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट उनके लिए ही हैं स्पेशल, और वो सब्जेक्ट अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कि लड़कियों में उस सब्जेक्ट के प्रति उदासीनता प्रकट हो जाती है और वो उसके प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। अतः जैसे गृह विज्ञान है, उसकी उदासीनता को दूर रखकर उसके महत्व को स्पष्ट रूप से लड़कियों के सामने प्रकट करना चाहिए। समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष अध्यापकों को समान वेतन दिया जाए। अब देखिए, इस समिति ने ये सिफारिश की है कि जो पिछले अध्याय में मैंने कल आपको बताया था कि स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की कानूनी रूप से भी प्रावधान किया गया है, लेकिन इस समिति के द्वारा भी यह सिफारिश की गई थी कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उसे समान वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। लड़के एवं लड़कियों के लिए जहां नए कॉलेज बनाए जाएं, वहां इस बात का ध्यान रहे कि वे वास्तव में सहशिक्षा संस्थाएं हों, इसमें स्त्री एवं पुरुषों की आवश्यकता का पूरा ध्यान रखा जाए। अब देखिए, जहाँ लड़के एवं लड़कियों दोनों के लिए कॉलेज बनाए जा रहे हैं वहाँ पर उनकी सहशिक्षाएँ संस्था संचालित हैं, तो उनको स्त्री एवं पुरुष की आवश्यकताओं से महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार की जो संस्तुतियाँ हैं वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद पृथक विद्यालय। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का विचार था कि आम राय मामूली होती है कि 13 या 14 वर्ष की आयु के लगभग 18 वर्ष की आयु तक लड़के एवं लड़कियों का विद्यालय अलग अलग हो। अब देखिए, इस आयोग का विचार ये था कि आम राय से ये मालूम होता है कि जब लड़के एवं लड़कियों की उम्र 13 या 14 साल हो जाती है तब से लेकर 18-19 वर्ष तक की आयु तक विद्यालय अलग अलग होने चाहिए। आयोग ने अनुभव किया कि यह स्पष्ट नहीं होता कि इस विचारधारा का आधार रीति रिवाज है अथवा कुछ और। तो इन्होंने ये भी स्पष्ट करके कहा है कि ये एक आम धारणा है, जबकि इसका कोई ऐसा लॉजिकल
स्पष्ट रूप से निकल के नहीं आता कि केवल ये आम धारणा ही है या फिर इसका कोई भी और मतलब भी है। अब इसके बाद सह शिक्षा। इसमें देखिए विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के अनुसार कॉलेज में प्रवेश की आयु लगभग 18 वर्ष हो रहेगी। अरे कॉलेज मतलब जब बालक 12वीं क्लास पास कर लेता है तो जब आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है तो इस आयोग के द्वारा इसकी एज लिमिट निर्धारित की गई थी और ये एज लिमिट थी 18 वर्ष। अर्थात जब बालक 18 साल का हो जाएगा तभी कॉलेज में प्रवेश पाने योग्य माना जाएगा। इस कारण से कॉलेज में शिक्षा हो सकती है, जैसा कि आज तक मेडिकल कॉलेज में है। और अगर वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो मेडिकल कॉलेज में भी यही नियम आज भी लागू है, क्योंकि कोई भी अगर मेडिकल डिग्री हम प्राप्त करते हैं तो उसके लिए 18 वर्ष बालक की एज होनी आवश्यक है। इस स्तर पर अलग अलग कॉलेजों में बनाने में आवश्यक रूप से व्यय की वृद्धि होगी। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग कॉलेज बनाने से दोहरी उपकरणों की आवश्यकता रहेगी, जो कि अभी पर्याप्त नहीं है, और इसका भार सीमित साधनों पर पड़ेगा। अर्थात अगर हम जैसे पहले के द्वारा सिफारिश की गई थी कि लड़के और लड़कियों के द्वारा दोनों के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए इस प्रकार की अगर व्यवस्था होगी तो सभी प्रकार से दोहरे उपकरणों की अधिक व्यय होगी, और जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये संभव नहीं है कि लड़कियों का अलग महाविद्यालय हो, लड़कों का अलग महाविद्यालय हो। इसके लिए लड़कियों के अलग कॉलेज की साधारणतः निम्न कोटि के उपकरण, अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले अध्यापक एवं अनुपयुक्त विद्यालय भवन होते हैं। जहाँ तक संभव हो कॉलेज स्तर पर सह शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अर्थात इस आयोग के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि इसमें सह शिक्षा कॉलेज स्तर पर सह शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर लड़के एवं लड़कियों दोनों के अलग अलग हम महाविद्यालय खोलते हैं तो उसमें दोनों में क्वालिटी में काफ़ी अंतर देखने को हमें मिलता है। अब देखिए अगला जो हमने बताया था एक महिला शिक्षा समिति। महिला शिक्षा समिति कब बनी है? अभी मैंने आज जब लेसन पढ़ाना स्टार्ट कर रहे थे तभी आपको बताया है महिला शिक्षा समिति कब बनी है? 1958 में। भारत सरकार ने 1968 में अट्ठावन में स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला समिति की नियुक्ति की। इस समिति की अध्यक्षता कौन थी, किसने की? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने। इस समिति को देशमुख समिति भी कहा जाता है, अर्थात इस समिति को देशमुख समिति अर्थात उनकी अध्यक्षता के नाम पर भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य स्त्री शिक्षा को विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना था। समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए। अब देखिए इसमें केंद्रीय सरकार को स्त्री शिक्षा को कुछ समय के लिए एक विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब इसमें देशमुख समिति अर्थात महिला शिक्षा समिति ने जो अपने सुझाव दिए उनको हम पढ़ रहे हैं। उनमें सबसे पहला सुझाव ये था कि केंद्रीय सरकार को स्त्री शिक्षा को कुछ समय के लिए एक विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अर्थात इस पर मुख्य रूप से फोकस करना चाहिए। केंद्र सरकार को जब राज्यों के लिए स्त्री शिक्षा के विस्तार की नीति निर्धारण
निर्धारित करनी चाहिए तथा उसको इस नीति का अनुसरण करने के लिए पर्याप्त धन देना चाहिए। अब देखिए, इसमें केंद्र सरकार को सब राज्यों के लिए स्त्री शिक्षा के लिए विस्तार से नीति का निर्धारण करना चाहिए और उनको इस नीति का अनुसरण करने के लिए भी पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद अगला जो सिफारिश की है इन्होंने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए तथा केंद्रीय सरकार को प्रसार संबंधी समस्त व्यय अपने ऊपर लेने चाहिए। अब इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए केंद्र सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा में विद्यमान विषमता को यथाशीघ्र समाप्त करके दोनों की शिक्षा में समानता स्थापित करनी चाहिए। अब इसके बाद प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के शिक्षा की अधिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। अब इसमें क्या करना चाहिए कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा की अधिक सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिए। तो ये सिफारिशें महिला शिक्षा समिति 1958, जिसे देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है, ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किए हैं। अब देखिए, जो आज हमने आपको बताया है कि विभिन्न आयोग नीति स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनी है, उनके द्वारा किस किस प्रकार से सिफारिश की गई है। इसमें हमने आज विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है, महिला शिक्षा समिति, जिसे श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है, की सिफारिशों को पढ़ा है। विभिन्न समितियों को रेगुलर कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे इनको। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।